नाजरीन, गुज़श्ता किस्त में आपने मुलाहिजा किया था कि सुल्तान सुलेमान का कासिद बारबरोसा और उसके साथियों को यूरोप में सुल्तान सुलेमान की अफवाज की फतूहात का अहवाल बता रहा था। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए कासिद कहने लगा, जिस वक्त यूरोप के ये लश्कर तुर्कों से जंग करने के लिए जमा हो रहे थे, उस वक्त भी मार्टिन लूथर पुकार कर अहले यूरोप से कह रहा था कि तुर्कों से लड़ना खुदा ताला की ताकत का मुकाबला करना है। खुदा ने तुर्कों को वहशतनाक अजाब की सूरत में हम गुनाहगारों पर मुसल्लत किया है। यूरोप वाले मार्टिन लूथर को मुर्तद कहते थे, लेकिन जर्मनी वाले उसके साथ थे। इसके अलावा यूरोप के बहुत से खित्तों के लोग भी मार्टिन लूथर की दरपर्दा पुष्ट पनाही कर रहे थे। बहरहाल हंगरी का बादशाह लुई एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। इसके अलावा स्पेन का बादशाह चार्ल्स का भाई फ्रोलंदा भी उस वक्त एक लश्कर के साथ वियना में मौजूद था। यूरोप के लश्कर में कई इलाकों के लोग जमा थे। उनमें इख्तिलाफात थे। पहला इख्तिलाफ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक होने का था। मजहबी इख्तिलाफ से बढ़कर शदीद इख्तिलाफ हंगरी के किसानों और उमरा की बाहमी मुखालफत थी। चंद ही साल पहले नीम फाकाकश किसान आला तबके के मुकाबले में उठ खड़े हुए। इसके बाद ऐसे हंगामे खड़े हुए थे कि हंगरी का मुआशरा दो तबकों में बंट कर रह गया। ये तबकाती तकसीम भी एक तरह से इख्तिलाफात और मफाद का बाइस बनी हुई थी। अपने इन्हीं इख्तिलाफात और फसादात को छुपाने और इनको रफा करने के लिए हंगरी वाले मुसलमानों के खिलाफ जंग की तरह डाल रहे थे। मुहाकस के मैदानों में जमा होने के बाद हंगरी के बादशाह लुई को दो बड़ी ताकतों का इंतजार था। एक हंगरी का ताकतवर रहनुमा जान ज़ापोलिया था, जो मशरिक की तरफ से एक फौज लेकर मुहाकस के मैदानों का रुख कर रहा था। दूसरी कुव्वत जिसका लुई को इंतजार था वो मगरिब की तरफ से आने वाले जर्मन और बोहीमिया के लोग थे, जो इंतहा दर्जा के जंगजू थे। नाजरीन, यहां तक कहने के बाद आने वाला कासिद रुका। लम्हा भर के लिए उसने खैरुद्दीन बारबरोसा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, फिर वो दोबारा बोलने लगा। यूरोप वाले हम तुर्कों से टकराने के लिए इस कदर जी चुरा रहे थे कि लुई के एक सालार ने उसे मशवरा दिया कि बराह रास्त तुर्कों से टकराने के लिए हमें बूदा में पनाह लेकर और अपना आप संवार कर तुर्कों के सामने आना चाहिए। जर्मनों के एक पेशावर सालार जिसका नाम हैनिबाल और जिसके तहत 4000 जर्मन रजाकार मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए आए थे, उसने उस शख्स की मुखालफत की और उसने तजवीज पेश की कि मोर्चा बंद होकर मुसलमानों का मुकाबला करना चाहिए। इस जर्मन सालार हैनिबाल को बरतानिया के शहंशाह हेनरी हश्तुम और पापाए आजम क्लेमेंट हफ्तुम से चंदे की सूरत में भी माली इमदाद मिल रही थी। पोलैंड के सालार ने इस मौका पर मशवरा दिया, हमारे पास जिस कदर छकड़े हैं उनका एक हल्का बनाकर मोर्चा बंदी कर लेनी चाहिए और इस मोर्चे के पीछे सैकड़ों तीर अंदाज आड़ में बिठा दिए जाने चाहिए ताकि तुर्कों का सामना हो तो तीरों से तुर्कों को छलनी कर दिया जाए। पोलैंड के सालार के मशवरे को हंगरी के सरदारों ने रद्द कर दिया, इसलिए कि उनके नाइट और हल्के असलहाबंद सवार दुश्मन पर झपट कर हमला करने के आदी थे। उनके ख्याल में किसानों की तरह दुश्मन के हमले के इंतजार में खड़े रहना बुज़दिली की बात थी और एक वाज़ेह गलती भी थी। यहां तक कहने के बाद वो कासिद गला साफ करने के लिए रुका, फिर बोलने लगा। एक अजीब बात यह है कि मुहाकस के नसरानी लश्कर के अंदर एक अस्कफ आजम भी था जिसका नाम कोमूरी था। वो बड़े जोशो जज्बे के साथ यूरोपी रजाकारों के साथ जंग में हिस्सा लेने के लिए आया था। वो इससे पहले भी दरियाए डेन्यूब के इलाके में मुसलमानों के खिलाफ छोटी मोटी लड़ाइयों में हिस्सा ले चुका था, जंग का तजुर्बा रखता था। उसकी भी यही राय थी कि अगर लड़ना है तो खुद हमला करना चाहिए। उसने ये भी कहा कि तुर्की लश्कर का बेशतर हिस्सा हल्के बख्तर पोश सवारों पर मुश्तमिल है जो भारी बख्तर बंद नसरानियों के हमले से तितर बितर हो जाएंगे। उसने नसरानी लश्कर को यह भी खुशखबरी और मुजदा सुनाया कि कल का दिन लड़ाई के लिए मुंतखब कर देना चाहिए क्योंकि कल का मुकद्दस दिन हजरत यूहन्ना से मंसूब है। अस्कफ कोमूरी की इस गुफ्तगू को पसंद किया गया
اور سب نے متفقہ طور پر اسے آئندہ جنگ کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا۔ اسقف کوموری مسلمانوں کے حملے سے خوف زدہ بھی تھا، ڈرتا بھی تھا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا بہادر اور شجاع خیال کرتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اس موقع پر لاکھ عذر پیش کیا کہ اسے لشکر کی سپہ سالاری کا کوئی تجربہ نہیں، لیکن اس کی ایک بھی نہ سنی گئی اور اسے سارے نصرانی لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ اگلے روز جنگ کی ابتدا ہوئی۔ کوموری چونکہ لشکر کا سپہ سالار بن چکا تھا، اس کے حوصلے ولولے بڑھ چکے تھے۔ باقی لشکر پیچھے رہا۔ 20,000 اہل ہنگری کے ساتھ وہ ہمارے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ لیکن جب سلطان نے جوابی کارروائی کی اور ہمارے لشکری دائیں بائیں سے ہو کر شاہینوں کی طرح جھپٹے، تب میدان جنگ میں ایک قیامت برپا ہو گئی اور نصرانیوں کا وہ لشکر جس کی تعداد 20,000 تھی، جو اس وقت کوموری کی سپہ سالاری میں ہر اول کے طور پر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا، ان پر قیامت گزر گئی۔ وہ 20 کے 20,000 اس وقت کوموری سمیت ہمارے لشکریوں نے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ جس وقت کوموری ہمارے لشکر سے ٹکرایا تھا، اس وقت یورپ کے دوسرے لشکر دائیں بائیں اور پشت کی جانب سے گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، تاکہ جب کوموری مسلمانوں کے سامنے ڈٹے گا تو وہ دائیں بائیں اور سامنے کی طرف سے گھات سے نکل کر مسلمانوں پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کوموری اور اس کے لشکر کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تب پہلے ہنگری کے سوار جو مگیار قوم سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ایشیائی ہونے کے باوجود یورپ میں بہترین شاہ سوار سمجھے جاتے تھے، جنگ کا آغاز کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے لشکر کی اگلی صفوں کا رخ کیا۔ اس وقت تک ہنگری کا بادشاہ لوئی بھی اپنے پرچم بلند کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا۔ اسی دوران یورپ کا ایک اور سپہ سالار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ درختوں سے ڈھکی ہوئی پہاڑیوں سے نمودار ہوا اور ہنگری کے بادشاہ لوئی کو مخاطب کر کے چلایا، پیش قدمی کرو، مسلمانوں پر یک بار ہلہ بول دو، فتح قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی جرمنوں کا ایک خاصا بڑا لشکر بھی ٹیلوں سے گھوڑے بھگاتا ہوا آگے بڑھا اور ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ جب یہ ساری یورپی قوتیں ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو گئیں، تب ہمارے سلطان اور ہمارے سالار نے عجیب و غریب رد عمل کا اظہار کیا۔ ہوا یوں کہ جب یہ سارے خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تو ہماری پہلی 2 صفیں پیچھے ہٹ گئیں اور دائیں بائیں اس طرح پسپائی اختیار کی جیسے وہ حملہ آوروں کا دباؤ برداشت نہ کر پائی ہوں۔ لیکن یہ ہمارے سالار اور سلطان کی جنگی چال تھی، اس لیے کہ حملہ آوروں کو گھیرنے کے لیے پہلی 2 صفیں جان بوجھ کر پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ جب یورپی لشکر 2 صفوں کے ہٹ جانے کے بعد تیسری صف کی طرف بڑھے تو وہ دنگ رہ گئے، اس لیے کہ ہمارے لشکر کی تیسری صف انہیں راستہ دینے کے لیے منتشر نہ ہوئی۔ اس صف میں خود سلطان اور اس کے حفاظتی دستے تھے، بڑے بڑے سپہ سالار تھے۔ پھر سلطان اور ہمارے سالاروں نے جوابی کارروائی کی۔ تب میدان جنگ آتش فشاں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ یورپی سواروں کے گھوڑے بے قابو ہونے لگے۔ اس افراتفری کے عالم میں ہنگری کے بادشاہ لوئی کا ذاتی لشکر بھی منتشر ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ جب سلطان نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو ابھارا اور زوردار حملہ آور ہونے کا حکم دیا، تب ہمارا لشکر یورپی سپاہیوں کو رونتا ہوا آگے بڑھا اور یورپی سپاہیوں کی بدبختی کے ان کے پیچھے دلدل نما کیچڑ تھا۔ انہوں نے بھاگنا چاہا لیکن ان کے گھوڑے کیچڑ میں دھنسنے اور پھسلنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے کیچڑ میں پھنسنے لگے ہیں اور وہ بھاگ نہیں سکتے، اور اگر وہ بھاگ نہ سکے تو ان کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی، تب وہ گھوڑوں سے اتر پڑے۔ گھوڑوں کو ہمارے لشکر کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہمارے لشکر نے دور تک بھاگتے یورپی لشکر کا تعاقب کیا۔ پھر یہ تعاقب اس وقت ختم ہوا جب سلطان کی طرف سے تعاقب ختم کرنے کا طبل بجوایا گیا۔ محاکس کے میدانوں میں اہل یورپ کی ہمارے لشکر کے ہاتھوں یہ مکمل اور بدترین شکست تھی۔ کوموری جس نے بڑے جوش و خروش سے جنگ کی ابتدا کی تھی اور جس نے یورپ والوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا تھا،
जंग में एक गुमनाम मुसलमान लश्करी ने उसका सर काटा और उसका कटा हुआ सर उस जोशीले और जिंदा दिल नौजवान ने उस वक्त सुल्तान सुलेमान के कदमों में ला फेंका जिस वक्त जंग खत्म हो गई थी। इसी जंग के दौरान हुआ यूं कि फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। जिस वक्त मुहाकस के मैदानों में मरने वालों को दफन किया जा रहा था, हमारे सुल्तान के सामने सबसे बड़ा मसला यह था कि हंगरी की किस्मत का फैसला किया जाए। इसलिए कि इस लड़ाई में जहां बड़े बड़े अस्कफ और बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े सलीब बरदार और बड़े बड़े सालार मारे गए थे, वहां हंगरी का बादशाह लुई भी एक गुमनाम लश्करी के हाथों मौत की नींद सुला दिया गया। बहरहाल हंगरी के मुतालिक सुल्तान जल्द फैसला करना चाहता था, इसलिए कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका था। इसके बाद मौसम खज़ां आने वाला था, जिसकी वजह से रातों को बर्फ गिरने का खतरा था और वो घास जिस पर लश्कर के घोड़ों का गुजारा था वो दिन ब दिन सूखती जा रही थी। इस मौका पर अजराह तमस्कुर सुल्तान ने अपने करीब से गुजरने वाले एक लश्करी को बुलाया। वो काफी बड़ी उम्र का था। सुल्तान ने उसे मुखातिब किया, बड़े मियाँ मुझे ये बताओ कि दुश्मन को शिकस्त देने के बाद अब मुझे हंगरी के सिलसिले में क्या कदम उठाना चाहिए। वो लश्करी मुस्कुराया और कहने लगा, सुल्तान मुहतरम, मेरी ख्वाहिश ये है कि माँ अपने ही बच्चों को परेशान ना करे। उस लश्करी के कहने का मकसद ये था कि अब जबकि हमने हंगरी के वसी इलाकों को फतह कर लिया तो इन इलाकों के अंदर हमें माले गनीमत जमा करने की इजाजत दे देनी चाहिए। लेकिन सुल्तान ने किसी को भी इलाके में लूट मार या गारत गरी करने की इजाजत ना दी। हमारे लश्कर में मशरिक से आने वाले जो सालार शामिल थे, उन्होंने सुल्तान को यह भी मशवरा दिया कि जो इलाके हमने फतह किए हैं ये लश्करियों में तकसीम कर देने चाहिए ताकि लश्करी यहां आबाद हो जाएं और आइंदा से यूरोप से उठने वाले जंगजुओं को रोक सकें। लेकिन सुल्तान नहीं माना। इसके बरअक्स उसने मुनादी करा दी कि लश्कर वापस जाएगा। वापसी के दौरान न किसी देहात को जलाया जाएगा, न किसी शहर में गारत गरी की जाएगी। इसी तरह हमारे लश्कर ने दरियाए डेन्यूब के किनारे किनारे वापसी का सफर शुरू किया। अब कारपीथिया के कोहिस्तानी सिलसिलों से लेकर बोस्निया की बुलंदियों तक पूरे हंगरी पर तसर्रुफ भी होना चाहिए था। इसमें शक नहीं कि सुल्तान को वो इलाका पसंद भी आया। हंगरी के इन वसी और जरखेज मैदानों को दरिया सैराब करते हैं। वो उन फलक बोस पहाड़ों से निकलते हैं जो चारों तरफ से उस मैदान के गिर्द घेरा डाले हुए हैं। अरसे दराज से ये इलाका मशरिक से आने वाले खाना बदोशों की आमाजगाह बना हुआ था, जिसमें हन, मंगोल, मिग्यार और बहुत से खाना बदोश बल्कि पुराने तुर्क भी थे जो इन इलाकों पर हमला आवर होकर यहां अपने खेमे नस्ब करते रहे थे। दोस्तों, यहां काबिले जिक्र बात यह है कि सुल्तान सुलेमान अपने लश्कर के साथ यूरोप में लगभग 840 मील अंदर तक चला गया था। अगर सुल्तान अपने लश्कर के साथ वापसी का सफर करने की बजाय यूरोप के अंदर पेश कदमी जारी रखता तो हस्पानिया तक कोई भी ताकत उसका रास्ता रोकने की जसारत न कर सकती थी। इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए कासिद कहने लगा, यूरोप की सारी सलीबी कुव्वतों को शिकस्त देने के बाद हमारा लश्कर कामयाब और कामरान होकर कुस्तुनतुनिया पहुंच गया है। कुस्तुनतुनिया पहुंचते ही सुल्तान ने अपने मुख्तलिफ वालियों और अपने मुख्तलिफ सूबों के हाकिमों को इस फतह की खुशखबरी पहुंचाने के लिए कासिदों को भेजा है। मुझे और मेरे साथियों को आपकी तरफ रवाना किया गया है। दोस्तों, जब तक वो कासिद बोलता रहा तब तक खैरुद्दीन बारबरोसा और उसके साथी बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से उसे सुनते रहे। जब वो खामोश हुआ तब सनान की तरफ देखते हुए खैरुद्दीन कहने लगा, सनान, इन सबको अपने साथ ले जाओ। पहले इनके खाने का एहतमाम करो, फिर इनके क्याम का भी एहतमाम करना। ये जब तक चाहें हमारे यहाँ क्याम कर सकते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही सनान आने वाले इन कासिदों को अपने साथ ले गया। दोस्तों, खैरुद्दीन बारबरोसा की हकीकी जिंदगी पर मबनी हालात को जानने और उस निडर इस्लामी सिपाही की कायदाना सलाहियतों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को दबाना मत भूलें।
تاکہ آپ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن بر وقت اور سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں جلد ہی اسی سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔